डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जो हमारी इमिग्रेशन की सीरीज़ है उसकी एपिसोड 4 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जनाब कैसे हमने अल्टीमेटली एक कॉन्डोमिनियम है वो रेंट पे ले लिया। उसके बाद फिर बच्चों का भी स्कूल का एडमिशन हो गया, वाइफ ने भी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद मेरी जो छुट्टी थी 40-45 दिन की वो ख़त्म हो गई थी और अब मैंने वापस पाकिस्तान जाना था। ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा उस वक्त मुझे डिसीजन लग रहा था और फैमिली को, क्योंकि बेसिकली मैं फैमिली मैन, मैंने अपनी फैमिली को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। लेकिन अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था यार कि मैं इनको यहाँ छोड़ के दूर दराज मुल्क में, कनाडा जैसे मुल्क में ऑल द वे बैक टू पाकिस्तान चला जाऊँगा और फिर फॉर सेवरल मंथ्स हमारी आपस में मुलाकात नहीं होगी। बट एनीवे मेरी बेटी उससे बहुत छोटी थी, जैसे मैंने बताया कि हार्डली 5 ईयर्स प्लस माइनस की। तो उसको मेरी रात की फ़्लाइट थी, तो उसको जनाब बड़ी उसे कहते हैं टेंशन थी कि पापा इज़ गोइंग टू लीव मी नाउ। और वो तो सुबह उसका स्कूल था, वो छोटी सी, मैं बेड में उसके साथ लेट गया और वो मेरे साथ लग के ज़ोर से सीने के साथ मेरे लग के जनाब वो सो गई। और मैं बड़ी एंग्जाइटी में था कि मैंने कहा यार ये सुबह जब सो के उठेगी तो मैं यहाँ पे नहीं हूँगा। बट एनीवे वो सोई हुई थी, मैं उसको किस की और उसके बाद जनाब उसे कहते हैं दोनों जो बच्चे छोटे थे वो जनाब उनका पापा आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तो मेरे वो दोस्त जो थे वो उसे कहते हैं नाइस फेलो, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इनका बाद में इंतकाल हो गया, तो उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो बड़े नाइस फेलो थे मेरे। उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा और बच्चों को कहा आप दोनों भी साथ चलें। यार पापा आपके जा रहे हैं, आई नो कि आप लोगों की फीलिंग क्या है, आप बहुत छोटे हो भी, बट डोंट वरी हम यहाँ पे हैं, चलें छोड़ने जाते हैं। खैर एयरपोर्ट पे गए, बच्चे दोनों मेरे साथ, उन्होंने हक किया और जनाब उसके बाद वो भी थोड़े से परेशान थे कि यार बाप हमें छोड़ के कनाडा में अकेला, अब ये पाकिस्तान जा रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ अम्मा के साथ होंगे। तो आपको पता है बहरहाल बच्चे छोटे हों और फिर फादर वैसे भी कहते हैं ना, एक वो मुहावरा बना हुआ है कि जी मदर इज़ अ सिंबल ऑफ अफेक्शन, फिर फादर इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड। तो बच्चों ने हमेशा मेरे पे भी प्राइड लिया कि मतलब उनका मैं डैड हूँ, पापा हूँ, तो उनके साथ यार बाप साथ है। बट एनीवे तो बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिक्स थाट, जब आप इतना बड़ा फैसला इमिग्रेशन का करते हैं तो ये शायद मैं अल्फाज में उस तरह बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन जिस वो एंग्जाइटी से मेरे बच्चे और मैं गुजर रहे थे वो डेफिनेटली उसे कहते हैं काफ़ी मुश्किल थी। बट एनीवे जहाज़ में सवार हो गया। उसके बाद वही वो टर्किश एयरलाइन थी, तो उसके बाद जनाब वही तकरीबन अबाउट 9 आवर्स की फ़्लाइट थी। उसके बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गया। जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचा वहाँ पे 3-4 घंटे का वही स्टे था रोमल, ना मुझे एकदम बहुत यानी मैं अनकम्फर्टेबल हो गया ना, क्योंकि मुझे लगा यार कि अभी मैं कुछ दिन पहले 4-5 हफ्ते पहले यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ था। मेरे बच्चे यहाँ पे भाग दौड़ कर रहे थे, मुख्तलिफ फरमाइश के पापा ये खाना है, फ़लाँ चीज़ लेके दें, ये करें। और मैंने कहा यार मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू किल टाइम, ना मेरी वाइफ मेरे साथ है, ना मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। और ये बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस। बट एनीवे फिर मैं लोगों को दाएं में लोग जो थे बांध बांध के उनको मैं देखता रहा। मैं कहा यार एनीवे आई हैव टू किल द टाइम। ये तो अब एक ज़िंदगी का एक फ़ैसला है इमिग्रेशन का इतना बड़ा, तो मुझे ये अब आगे भी तन्हाई कुछ अर्सा तो ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये इसको क्या किया जा सकता है। खैर वो जैसे तैसे करके जनाब जो वो 3-4 घंटे का इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर स्टे था वो ख़त्म हुआ। फिर जनाब आगे फ़्लाइट लाहौर की वो चल पड़ी, वहाँ से इस्तांबुल टू लाहौर। उसमें हमें 4-5 घंटे बाद जनाब उसे कहते हैं लाहौर एयरपोर्ट पहुँचा दिया। वहाँ पे आपको पता है और तो मेरा कोई इस तरह रिलेटिव या उनके साथ कोई मतलब मिलना जुलना आपको पता है काम ही होता है। वहाँ पर लाइफ बड़ी उस तरह की आप कहें कि मसरूफियत की हर इंसान की होगी हुई है। तो एनीवे खैर एयरपोर्ट को मेरा वो ड्राइवर शेवर सा स्टाफ हुआ है थे, गाड़ी में बैठा घर पहुँच गया। अब जब घर पहुँचे ना तो घर पहुँच के फिर एकदम और आपको फील होता है। सही बात है, वो सारे बेडरूम बच्चों के, जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा यार, मैंने कहा सारा अब ये देखो यहाँ पे ये बेटी सोती थी, ये फलां बेटे का कमरा है, ये दूसरे बेटे का कमरा है, ये बेडरूम में अकेला, पूरा घर बाएं बाएं कर रहा है। चाहे वो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, जहाँ हम बैठ के टीवी देखते थे, गप्पे मारते थे, बाहर लॉन में वॉक करते हुए मैं देख रहा था। मैंने कहा यार इसमें ज़िंदगी कौन सी होती है वो इंसानों के साथ होती है। तो अकेले आप जितनी मर्जी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे हो, चाहे बहुत बड़ा घर हो, सर्वर्स आपके साथ हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को तन्हाई महसूस करते हैं। तो एनीवे यानी वो एक ठीक ठाक मेरे लिए आप कह सकते हैं परेशानी वाली बात थी कि यार ये मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट सब 7-8 मंथ्स, क्योंकि ये प्लान थी कि भी गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो फिर बच्चे पाकिस्तान आएंगे। फिर वो ये प्लान थी कि जनाब जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर उसके बाद अबाउट 3 मंथ्स पाकिस्तान रहेंगे, फिर उन्हें छोड़ने कनाडा चला जाएगा। तो इस तरह की रूटीन ये चंद साल चलती रहेगी जब तक मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो बहरहाल ये जो पहला दिन था लैंड करने के बाद वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मुझे वाकई लग रहा था चीज़ें। एनीवे लैंड करने के बाद जिस तरह वो आपको फ़ौरन आप उस पर स्काइप के ऊपर या उस पर आप कॉल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे जो भी उस फैसिलिटी अवेलेबल थी, उनको बताया कि यार मैं लैंड कर गया हूँ सेफ्टी। उन्होंने बताया कि जी हम यहाँ पे आए। बहुत सैड थे, बेटी भी
مجھے شکل دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور بیٹے بھی گئی پاپا سے. پھر دوبارہ ہمارا اس طرح کا ایک یعنی گپ شپ چل رہی ہے. ظاہر تو فزیکلی جو پاس نہیں لیکن چلے اوور دا فون یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ لائف چل پڑی. نیکسٹ ڈے پھر دفتر وہی چیزیں ایکٹیویٹی. پھر میں نے اپنے کو زیادہ مصروف کر لیا. میں کہا یار ٹو کل ٹائم تو میں کیا کروں گھر بیٹھ کے, تو بس یہ ہوتا تھا جناب آفس میں زیادہ ٹائم گزارنا. اس کے بعد موسٹلی کیونکہ میرا وہ ٹورنگ نیچر کی جاب تھی, اسلام آباد بہت جانا پڑتا تھا بار بار, پارلیمنٹ میں میٹنگز اور سیکریٹریٹ میں میٹنگ یہ وہ. تو میں اکثر ہی نہیں آپ یہ کہیں کہ ہفتے میں ایک دو تین دن ضرور ٹور پہ رہتا تھا, اس لیے کہ نہیں یار میں اکیلا بڑا آوازار ہوتا ہوں. جب گھر ہوتا تھا شام کو کلب شپ چلے گئے, ایسی بس واک شوک کی تھوڑا سا یہ بولے, بٹ اکیلا آدمی اب کیا کریں گے یار, کیونکہ دوست یار بھی آپ کے سارے میرڈ ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اکیلے پھر بھی رہے ہیں گپ شپ تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اچھا جناب یہ تو میرا پاکستان میں یعنی جو آپ کو بتایا کہ جس میں ساری کی ساری وہ قسم کی انگزائٹی یا تنہائی سے گزر رہا تھا, اور یہ امیگریشن کی قیمت میں ادا کر رہا تھا کینیڈین امیگریشن کی. اب وہاں پر جناب کینیڈا میں یعنی پہلی سردی وہ بچے فیس کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ وہ گاڑی نہیں اتنے شارٹ ٹائم میں ہم بائی کر سکے تھے, اور وہ ڈرائیور لائسنس لینا ہوتا ہے اور باقی چیزیں وہ روڈ ٹیسٹ یہ وہ سارا وہ اتنا کچھ اتنے 40-45 دن میں نہیں ہو سکتا تھا. بٹ اینی وے اب مجھے بڑا فیل ہو رہا تھا کہ یار گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, میرے بچے وہاں پہ جناب پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہاں پیدل اسکول جا رہے ہیں. اور پھر وہ بیچارے بعد اپنی تصویریں وہ بھیجتے, برف پڑی, بیٹی میری بہت چھوٹی, وائف اس کو واک کرتی, ٹھیک ہے پاس ہی تھا مطلب اباؤٹ کوئی 5-6 منٹس کی آپ کہیں واک تھی, بٹ اسٹل کینیڈا کا ہارش ویدر, اور اس کے بعد اتنی وہ ونڈ چل افیکٹ, اور پھر برف اور سب کچھ, اور آپ کو پتہ ہے کلیمیٹائز ہونے میں آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں اس طرح کے ویدر میں. تو مجھے وہ میں بڑا اس سے وہ ذرا میں انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے یار, اتنی شدید سردی ہے, بچوں کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, وائف نے اسے کہتے ہیں کالج جانا ہوتا ہے وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتی ہے, بس میں ہی ایسے کرتی ہے. تو بہرحال یہ چیز ایسا چل رہی تھی. بس ان دا مین وائل کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, جب آپ کسی جگہ پہ نئے کینیڈا جیسے ملک میں بھی آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور کیونکہ اس ملک کے اندر بھی جو گورا ہے اس کے بھی بائسز چلتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, گورے کو ہم جنرلی کہتے ہیں یار کینیڈین ان سے بڑے ان بائس اپنا, لیکن ان میں بھی 22 لوگ آپ کو ملتے ہیں. تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں کہ ان کی بائسنس کس لیول کی ہوتی ہے, یعنی کتنے چھوٹے لیول پہ اسے کہتے ہیں یہ لوگ گر جاتے ہیں. یعنی ٹیچرس کی میں مثال دے رہا ہوں. تو میرا جو مڈل بیٹا تھا وہ اسے کہتے ہیں جس اسکول میں جاتا تھا وہ اب تک گریڈ 6 میں تھا, یہ پرابلی وہ جس کا وہ ایڈمیشن کا ہوا تھا اس کو گریڈ 5 یا 6 میں لیا تھا. تو وہ وہاں پر اب کیوں کہتا ہے کہ بچے سارے پاکستان میں بھی کمپیوٹرز یہ چیزیں گھر میں نارمل چیز تھی, انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہاں پہ جو گورا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ امیگرینٹ جو بیچارہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آ رہا ہے, شاید یہ کوئی اسٹون ایج سے آ رہا ہے, اس نے کوئی انٹرنیٹ کبھی نہیں دیکھا, اس نے لیپ ٹاپ کبھی نہیں دیکھا, اس کو انگلش نہیں بولنی آئے گی. اب بچے میرے ماشاء اللہ انگریزی میں بڑے فلوئنٹ تھے, گھر کا ماحول ایسا تھا, لیپ ٹاپ کمپیوٹرز یہ چیزیں یوز کرنا, انٹرنیٹ, مطلب ظاہر بات ہے وہ ہر لحاظ سے مطلب گوروں سے کافی آگے تھے. تو یہ چیز جو اس کا ایک گورا ٹیچر تھا وہ اس کو پسند نہیں آئی, وہ بڑا انکمفرٹیبل ہو رہا تھا اس کے ساتھ, میرے بیٹے کے ساتھ, مڈل بیٹے کے ساتھ. اور جناب وہ اس کو بات پہ اس طرح ٹیز کرتا تھا کبھی ٹونٹ کے, اوکے ہیو یو ایور یوز دس کمپیوٹر, ڈو یو نو واٹ از اے لیپ ٹاپ. بیٹا اس کو بتاتا ہے یس, مطلب ہم تو یوز کرتے رہے سارا کچھ. کہتا تھا ہاؤ از اٹ پاسبل, یو ہیو کم فرام اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. یعنی وہ راسکل اس حد تک ڈائریکٹلی اس کو جناب وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور اس کے بعد جناب وہ انگلش لینگویج کو پوچھے کہ تم انگلش کیسے بول سکتے ہو, ویسے زیادہ تمہارے ملک میں انگریزی کسی کو بولنی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ بات تھوڑی سی نہ ہوگی تو بچہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو گیا. چھوٹا بچہ استاد کے سامنے کیا کرے, وہ جو سب کے سامنے بیٹھ کے اس کو اس طرح کی مطلب وہ انکریج کرنے کی جگہ یار یہ اپریشیٹ کرنے کی جگہ کہ یار تو دیکھ کمپیوٹر بھی یوز کر رہا ہے, تیری انگریزی بھی بڑی اچھی ہے یار, تو اسٹڈیز میں بھی اچھا ہے, وہ اس کو ڈسکریج کر رہا تھا کہ تو انگریزی کیسے بول رہا ہے, اچھا تو یہ کمپیوٹر کیسے یوز کرنا رہا ہے, نہیں تو غلط بات کر رہا ہے, تیرے پاس انٹرنیٹ کیسے ہے. خیر وہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ بیٹا تھوڑا سا بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا ڈس ایلوژن ہو گیا وہ اسکول سے. خیر وہ وائف نے مجھے بتایا کہ مسئلہ, میں کہا نہیں یار یہ تو اس راسکل کو, میں کہا میں یہاں پہ ہوتا تو میں کہا آئی وڈ ہینگ ہم اپ سائڈ ڈاؤن, لحاظ کے بغیر میں اس کا وہ اشر کرتا کہ یہ پورا ایجوکیشن منسٹر تک میں نے چلے جانا تھا, میں نے نیچے رکنا نہیں تھا. میں کہا نہیں میں کہا جاؤ ویری نیکسٹ ڈے, میں کہا جو پرنسپل ہے اس کے ساتھ میٹنگ کرو اینڈ میک شیور کہ جو ٹیچر ہے دوبارہ اس کے ساتھ کریں. اس کو کہو یہ اس کا جو ڈیڈ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہوئی تو میں تمہارا جو ڈائریکٹر ہے یہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ کا جو بھی تمہاری ایجوکیشن کا اس کو کروں گا, اور تمہارے منسٹر کو بھی شکایت کروں گا, اور جانا پڑا تو میں کورٹ آف لاء میں بھی چلا جاؤں گا, کو نیچے لیول پہ نہیں رکتا, یہ چیز کو کلیئر کر دینا. بٹ اینی وے میری وائف نے کہا آپ اتنا غصے میں نہ آئے. میں کہا نہیں یار اس نے میرے بیٹے کو ڈسلوژن کر دیا, فادر آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. میں کہا مجھے یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں. اینی وے جناب اس کے بعد وہ وائف گئی, وہ
जो प्रिंसिपल था वो बहुत नाइस आदमी था, वाइफ ने एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा जैसा ही उसको बात हुई, उसने कहा नहीं यार दिस इज़ रियली स्ट्रेंज, ये तो इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, ये यंग बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों से भांत मुल्कों से आ रहे हैं, ये टीचर हमारे यहाँ पे डिस्करेज करना शुरू कर देंगे इस चीज़ पे कि तुम अंग्रेज़ी क्यों अच्छी बोल रहे हो जनाब वाला, तुम्हें कंप्यूटर कैसे यूज़ करना आता है, तुम्हें इंटरनेट के बारे में क्या पता। उसने कहा जी ऐसी की तैसी, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ये टीचर ने करेगा मैं उसको बुला के करता हूँ, उसको मैं वार्निंग भी देता हूँ टीचर को कि दोबारा तुमने इस बेटे के पास, सिनान मेरे बेटे का नाम था, कि सिनान को तुमने दोबारा ऐसी कोई बात की ना तो फिर हम तुम्हें शो कॉज दे देंगे। खैर वो थैंक्स गॉड उसके बाद ये हुआ कि वो टीचर यानी उस कमीनगी से डायरेक्ट हमलों से तो बाद आ गया, पर उसने फिर मेरा खुंदक एक रख ली। वो आपको पता ही है इंसान जब कमीना होता है तो खुंदक करता है। वो फिर बेटे को बस वो ऐसे इग्नोर करता था फलां। बस मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा यार जो भी इसको ये जो भी ये साल है गुजारे, अगले साल ये उसे कहते हैं किसी और क्लास में चला जाएगा, चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, आपको उसे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम कहते हैं कि जी कैनेडियन बड़े अच्छे हैं फलां, इनमें भी कमीने लोग होते हैं। वो गोरा हो काला हो, कमीना इंसान आपको कहीं भी मिल जाता है। यानी कि तो एक मासूम बच्चे के साथ जाए, ग्रेड 5-6 का बच्चा जो बेचारा एक नए मुल्क में एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इनके प्लस यू आर अ टीचर, टीचर शुड बी अ रोल मॉडल, बट यू आर अ रास्कल यार, तुम किस तरह के उस्ताद हो यार कि तुम उसे कहते अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बनने की जगह तुम उनके दिल में नफरत पैदा कर रहे हो, उनको स्टडी से डिसइल्यूजन कर रहे हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कनाडा जैसे मुल्क में आपको और भी लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो इसलिए जब आप यहाँ पे लैंड करें तो बी वॉचफुल। अभी तो खैर GTA रीजन के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो साउथ एशियन टीचर ज़रा आ गए, थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, लेकिन कुछ गोरे इस तरह के बाइस्ड किस्म के हैं जो भी अपने पुराने कोकून के अंदर ना उसे कहते हैं बैठे हुए हैं। बट एनीवे जनाब अब थोड़ा सा वाइफ का किस्सा सुना देते हैं कि वाइफ बेचारी को बस में, क्योंकि उसकी इवनिंग क्लासेस होती थी, तो वो से ना बस में बैठ के जाना सारा कुछ। लेकिन लकीली व्हाट हैपेंड कि उसकी जो एक टीचर थी कंप्यूटर की टीचर, शी वाज फ्रॉम लेबनान, तो बहुत नाइस वो लेडी सी टीचर। उसकी जनाब 2-4 दिन में उससे बड़ी गपशप होगी। उसने जब सारा वो फैमिली बैकग्राउंड आप गपशप मारते हैं तो उसने कहा नहीं यार यू आर फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिली और यहाँ पर बसेस में डिसेंट लोग ट्रैवल नहीं करते, तो यू डोंट वरी, अब आपने वापसी में ना मेरे साथ जाया करना है। हालांकि वो कि मिल्टन साइड पे रहती थी, बट वो ऑल द वे सो नाइस ऑफ हर। अभी वो हमारी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंडली बन गई सारा कुछ, मतलब बहुत नाइस लेडी फ्रॉम लेबनान। तो वो जनाब उसे कहते हैं मेरी वाइफ को अपने साथ लेके आती, कभी खाने पे ले जाती, कभी कुछ और जनाब। और उसने कहा डेली मैं तुम्हें उसे कहते हैं जनाब वाला पिक एंड ड्रॉप दूंगी, तुमने बसों में ट्रैवल नहीं करना, जब तक तुम्हारा हस्बैंड नहीं यहाँ पे आ जाता तुम लोग गाड़ी नहीं खरीद लेते। तो मेरा मतलब कि ये जो इमिग्रेशन के तजर्बे होते हैं इसमें आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं। यानी बच्चे को स्कूल में एक टीचर मिल गया जो उसके साथ कमीनगी कर रहा था। मेरी वाइफ जो होती थी उसको एक टीचर ऐसी मिल गई जो यानी एक्सेप्शनली यानी नाइस औरत, उसका नाम मतलब ग्रेस था। और मैं अभी जब उससे मुलाकात करता हूँ तो मैं अक्सर उसे कहता हूँ कि मिस ग्रेस आप अपने नाम की तरह ही उतनी ग्रेसफुल औरत हो फ्रैंकली, क्योंकि उसका एक अच्छा डिमीनर, उसका एक स्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा शाइस्ता औरत है, बड़ी अच्छी किस्म की औरत है। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये कि इस जो है एपिसोड के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कनाडा में उसे कहते हैं लाइफ मेरी फैमिली जो सी है गुजारी थी और नए नए तजर्बे और में से गुजर रही थी, और मैं पाकिस्तान में अकेला बैठ के कि यार ये मैंने क्या इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, अब ये मैं कितने साल पाकिस्तान में अकेला क्यों ज़िंदगी गुजारूंगा और सिर्फ 2-3 महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ मिला करूँगा। तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए एक अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने फादरली हैं फ्रेंकली, क्योंकि मैं तो बताया मैं फैमिली मैन, मैं तो अपनी फैमिली के बगैर कभी ज़िंदगी में निकला नहीं। पाकिस्तान में जब मेरी शादी हुई मेरी वाइफ मेरे साथ कहीं टूर पर जाना है, ट्रैवल्स करने, मेरा बेटा भी हार्डली 8-10 दिन का था, पहला बेटा जनाब, तो उसको भी लेके हम ट्रैवल पे साथ चले जाया करते थे। मेरी बेटी मुझे याद है हार्डली 6 महीने की थी जब ये पैदा हुई, तो उसको हम लेके ना ऑल द वे उधर गुजरात पास चले गए। तो बॉर्डर के ऊपर सारे वो चाइनीज उनसे भी गपशप चल रही थी। तो एक सरकारी दौर में मैं गया हुआ था, तो वो बड़े हैरान का जिसका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दे, इतने 6 महीने के बच्चे को आप 16,000 फुट की हाइट पे ले हैं। मैं कहा यार मेरे बच्चे इस तरह मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। जस्ट टू कट इट शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो मुझे लिए अब ये बड़ा मुश्किल था कि यार मैं पाकिस्तान में अकेला ये टाइम गुजारूँ, और स्पेशली जब इस तरह के कुछ बैड एपिसोड आपके बच्चों के साथ हो रहे हों। तो मुझे फिर फ्रेंकली मेरा ये है कि यार फिर कोई ऐसे बंदा हरकत करे ना तो कानूनी जंग में उसको फिर अल्टीमेट लेवल पे ले जाओ और उसको बता दो कि बरखुदार जो तुम गैर कानूनी हरकत कर रहे हो इसका फिर इसका जवाब है मेरे पास। बट एनीवे अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके अलावा कोई और इस तरह का मेजर बैड इंसिडेंट नहीं हुआ, एक्सेप्ट कि बेटा थोड़ा सा जाहिर बात है वो अनकंफर्टेबल रहा उस ग्रेड में जब तक उसका वो क्लास टीचर रहा था। तो उसके बाद आगे सिचुएशन जो वो चेंज होगी। तो वाइफ जो सी वो लकी थी कि उसको जनाब एक अच्छी टीचर मिल गई, टीचर के साथ उसको अच्छी एक दोस्त भी मिल गई, और वो अभी तक हमारी फैमिली फ्रेंड है। तो जनाब यहाँ पर मैं इस छोटी सी गपशप के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मकसद सिर्फ ये कि आपको बता रहा हूँ कि वो 8 साल का जो तजर्बा है उसमें अच्छे बुरे मुशाहिदे क्या हुए, एक एक दो जो बड़े की किस्म के इंसिडेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में आप लोग भी काफ़ी लोगों ने फेस किए होंगे, बच्चों के हवाले से या अपनी वाइफ्स के हवाले से या हस्बैंड्स के हवाले से। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसको एक स्टोरी के तौर पर सुन रहे हैं और आप इसको इंजॉय कर रहे हैं।
اور میں اس کو اپنے ایموشنز کو بھی جان بوجھ کے نہیں چھپا رہا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے فادر اگر مجھے غصہ آیا تو میں کس حد تک غصے میں چلا گیا تھا, کیونکہ کوئی بھی جو باپ ہوگا, لونگ فادر ہوگا, اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو وہ لحاظ نہیں کرے گا کسی کا بھی, جب اس کو پتہ چلے کہ یا اس کے بچوں کے ساتھ یا اس کی وائف کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے. تو میں اپنی نیچرل جو فیلنگز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ایسی بناوٹ کے ساتھ بات نہیں کرنے کی کوشش کر رہا کہ لگے جناب جیسے میں بڑا جناب ایسے بناوٹی ہو کرنے جی کوئی بات نہیں فلانی. نیچرل فیلنگ, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آتا ہے, جب کوئی زیادتی کرے گا تو میں بھی آگے سے ریئیکٹ کروں گا. ہاں جو بندہ اچھا ہے میں اس کا احترام بھی کروں گا, اس کے ساتھ تمیز سے بھی پیش آؤں گا, کیونکہ انسان کو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ شائستہ بااخلاق ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے اور یہ انسانیت بھی ہمیں سکھاتی ہے. اوکے جناب, ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں, جلدی ملاقات ہوگی اگلی قسط میں آپ کے ساتھ. خدا حافظ.